मेरे गांव में जमींदार का ही शासन चलता था। जमींदार की कही बात पत्थर की लकीर होती, उसे कोई भी नहीं काटता था। और इसीलिए जमींदार ने गांव में एक परंपरा बना रखी थी, जिसके अनुसार शादी से पहले हर लड़की को गांव वालों के सामने घोड़े के साथ वह काम करना पड़ता जिससे किसी भी लड़की की रूह कांप जाए। इस अजीब परंपरा की वजह से मुझे शादी के नाम से ही डर लगने लगा था। कहने को लोग ऐसा कहते हैं कि गांव वाले बहुत हिम्मती होते हैं, लेकिन इस परंपरा के नाम से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। इतना डर कि मैं शादी ही नहीं करना चाहती थी। मेरी उम्र 22 साल की हो चुकी थी। मेरे गांव की लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र में ही कर दी जाती थी, लेकिन मैंने अपने घर वालों को साफ मना कर दिया था कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता ज़बरदस्ती करवाना चाहा, मगर जब भी लड़के वाले मुझे देखने आते तो मैं पहले से ही किसी बहाने से घर से कहीं निकल जाती थी। मेरे घर वाले जानना चाहते थे कि आखिर मुझे शादी करने से क्या दिक्कत है। मैं उन्हें बता तो देती, लेकिन मुझे यह बताते हुए शर्म आती थी कि मैं घोड़े के साथ रस्म वाली परंपरा से डरती हूँ और गांव वालों के सामने अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती हूँ। हमारे गांव के ज़मींदार की तरफ से इस परंपरा को शुरू किया गया था। ज़मींदार का कहना था कि इस रस्म के बिना किसी भी लड़की की शादी नहीं हो सकती है। शादी से कुछ दिन पहले सारे गांव वालों को जमा करके होने वाली दुल्हन के साथ यह रस्म पूरी कराई जाती। मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह से याद है जब मेरे गांव की एक लड़की गुंजन की शादी थी। उस वक्त मुझे इस रस्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, इसीलिए मैं बहुत उत्साहित होकर उस रस्म को देखने के लिए चली गई थी। पहले तो मुझे पिताजी ने रस्म देखने के लिए मना किया, क्योंकि यह रस्म लड़कियां नहीं देखती थीं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़िद करने लगी और मैं छोटी थी तो इसलिए फिर वह मान गए। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि गुंजन दुल्हन बनी खड़ी हुई थी और रस्म को देखने के लिए सिर्फ गांव के सारे मर्द ही इकट्ठे हुए थे। दुल्हन बनी गुंजन को घोड़े के पास ले जाया गया और फिर रस्म को शुरू किया गया। गुंजन की चीखें चारों तरफ गूंजने लगीं। उसकी ओढ़नी भी एक तरफ गिर गई और वह पूरी तरह से बेहाल हो गई थी। लेकिन ना तो गांव वालों को उस पर तरस आया और ना ही उस घोड़े को, जबकि घोड़ा तो गुंजन के लिए उतावला हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका दीवाना हो गया था। गुंजन का बेहाल रूप देखकर मेरी तो सांसें ही रुक गई थीं, लेकिन बाकी सब लोग ऐसे लग रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। जमींदार भी वहीं मौजूद था और इस सारी करतूत का हिस्सा था। आखिर यह सब उसी के आदेश पर तो होता था। जमींदार का कहना था कि इस तरह गांव की लड़कियां मर्दों से प्यार करना और उनकी इज्जत करना सीख जाती हैं, लेकिन यह बात मेरी समझ से बिल्कुल परे थी। घोड़े और इंसान का आपस में क्या ताल्लुक? पहले तो मुझे इस रस्म के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने खुद देखा, उसका हिस्सा बनी, तब मुझे थोड़ा बहुत पता चला। पूरा दिन गुंजन को घोड़े के साथ ही गुजारना था और घोड़ा खुद ही गुंजन को लेकर गांव के जंगल की तरफ निकल गया। सबको बहुत अच्छे से पता था कि अब घोड़ा गुंजन को लेकर शाम को ही वापस आएगा। जिन भी लड़कियों को लेकर घोड़ा जाता था, जब वह शाम को लौटती तो उनकी हालत बहुत बुरी होती थी। उनके शरीर पर जख्म होते थे और उनके कपड़े भी फट चुके होते थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी किसी को भी बिल्कुल तरस नहीं आता था, बल्कि सबको यही लगता था कि यह रस्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि लड़की अपने पति को शादी के बाद खुश रख सके। फिर घोड़ा गुंजन को ले गया और गांव वाले अपने अपने कामों में लग गए, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर गुंजन की हालत और उसकी चीखें अभी भी हावी थीं। मुझे समझ नहीं आया कि गुंजन आखिर किस तरह से सारा दिन उस घोड़े की मनमानी बर्दाश्त करेगी। उस दिन यह सब देखने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं शादी ही नहीं करूँगी, क्योंकि मैं खुद को घोड़े के हवाले नहीं कर सकती थी।
लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर इंसान जो चाहता है वह उसे नहीं मिलता, उसके साथ वही होता है जो उसकी किस्मत में लिखा होता है। और शायद मेरी किस्मत में भी यही सब लिखा हुआ था, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी आलोक आ गया था। पिछले कुछ महीनों से मेरे पिताजी बीमार रहने लगे थे। मेरा इकलौता भाई शहर में काम करता था, इसलिए हमारे खेतों पर पिताजी ही काम करते थे। लेकिन जब पिताजी बीमार हुए तो मैंने यह सोचा कि अब पिताजी की जगह मैं खुद अपने खेतों पर काम करूंगी। पिताजी मुझसे कहने लगे, चांदनी, खेतों में काम करना तेरे बस की बात नहीं है बेटा। लेकिन मैं शुरू से ही बहुत ज़िद्दी रही थी और बहुत बातूनी भी। इस वजह से ही तो पिताजी अभी तक मेरी शादी नहीं करवा पाए थे। मैंने पिताजी को उनकी दवाइयाँ खिलाईं और फिर मैं खुरपी और तसला लेकर खेतों की तरफ निकल गई। मैं देखने में बहुत लंबी चौड़ी और खूबसूरत लड़की थी। बचपन से ही मैं खेतों में खेलती आई थी, तो मेरे लिए यह सब काम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। गांव की दूसरी लड़कियों की तरह मैं भी हमेशा ही घूंघट ओढ़कर रहती थी, ताकि गांव के मर्द हम लड़कियों को बुरी नज़र से न देख सकें। लेकिन जब मैं खेतों में काम करने के लिए गई तो मुझे वहाँ अपना घूंघट हटाना पड़ा, और तभी मुझ पर आलोक की नज़र पड़ी। आलोक ज़मींदार के यहाँ अकाउंटेंट था। ज़मींदार को कहाँ के खेत से कितनी और किस फसल से क्या क्या कमाई हो रही है, इस सब का हिसाब किताब आलोक ही रखता था। हमारे खेत सिर्फ नाम के लिए ही हमारे थे, जबकि उन पर ज़मींदार का ही आदेश चलता था, और खेतों से होने वाली कमाई का ज़्यादातर हिस्सा भी ज़मींदार के पास ही जाता था। जब आलोक ने मुझे देखा तो वह बिना पलक झपकाए मुझे एकटक देखने लगा और फिर हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? तो मैंने बता दिया कि मेरा नाम चांदनी है, मैं राम अवतार की बेटी हूँ। फिर वह मुझे बहुत ध्यान से देखने लगा और बोला, तुम तो उम्र में बड़ी मालूम होती हो, लेकिन अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है क्या? मेरे मुंह से इनकार सुनकर वह थोड़ा नरमी से मुझसे बोला, अगर ज़मींदार को इस बारे में पता चल गया कि तुमने अभी तक शादी नहीं की है तो फिर बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमारे गांव में लड़कियों की शादियां कम उम्र में ही कर दी जाती हैं, और यह ज़मींदार का आदेश भी है। आलोक की बात सुनकर मैं खामोश हो गई, क्योंकि यह बात तो मुझे भी बहुत अच्छे से पता थी कि मेरे पिताजी ने यह बात अब तक ज़मींदार से छुपा कर रखी थी कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है और मैं 22 साल की हो चुकी हूँ। आलोक की आंखें तो जैसे मुझ पर जम ही गई थीं। मुझे भी उसे देखकर न जाने क्या हो गया। उसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि फिर मैंने शर्मा कर दोबारा से अपना चेहरा घूंघट से छुपा लिया। थोड़ी देर वह वहाँ खेतों पर हिसाब किताब करता रहा, लेकिन साथ ही साथ वह अपनी नज़रें मुझ पर जमाए रहा। फिर वह मुझसे बोला कि कल वह फिर मुझसे मिलने के लिए यहाँ आएगा। उसकी यह बात मुझे समझ नहीं आई कि वह मुझसे दोबारा मिलने क्यों आएगा, जबकि मैं उसे हमारे खेत पर उगे हुए अनाज की सारी जानकारी लिखवा चुकी थी। पूरा दिन खेतों में काम करने के बाद जब मैं शाम को घर लौटी तो मैंने खुशी खुशी पिताजी को बताया कि मैं भी आराम से खेतों में काम कर सकती हूँ। लेकिन पिताजी कहने लगे कि बेटी, यह सब तेरा काम नहीं है, बल्कि मैं मरने से पहले तेरी शादी करके तुझे विदा करना चाहता हूँ। लेकिन तू है कि अब तक इस घर की दहलीज पर जमी बैठी है। शादी की बात सुनते ही न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने खुद ब खुद आलोक का चेहरा आ गया। यह सब कुछ खुद हुआ था। मैं हैरान थी कि इससे पहले भी पिताजी ने मुझसे शादी की बात कई बार की है, लेकिन आज शादी के नाम से किसी का चेहरा मेरे दिल और दिमाग पर छाया हुआ है। फिर मैं माँ के साथ घर के काम में हाथ बटाने लगी और अगले दिन सुबह फिर से खेतों पर काम करने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि जब तक पिताजी की तबीयत ठीक नहीं होती खेतों पर मुझे ही सब कुछ देखना था। कुछ समय बीतने के बाद आलोक भी खेतों की ओर आ गया और उस वक्त वहाँ बिल्कुल सुनसान होता था।
वह मेरे साथ ही चारपाई पर बैठ गया और अपने हाथ में पकड़ा हुआ रजिस्टर और पेन एक तरफ रख दिया। मुझे भी समझ नहीं आया था कि वह इस भरी दोपहर में यहाँ क्यों आया है। फिर वह मेरी तरफ देखते हुए मुझसे बोला, क्या तुम किसी को पसंद करती हो जो तुमने अभी तक शादी नहीं की है? मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि मेरे शादी न करने की वजह वह खास घोड़ा है जिसके साथ शादी से पहले दुल्हन को वह रस्म करनी पड़ती है। मेरी बातें सुनकर आलोक हैरान रह गया और कहने लगा कि अरे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। आज तक गांव की सारी लड़कियों ने उस रस्म को अच्छे से पूरा किया है और उसके बाद ही तो वह दुल्हन बनी है। तो फिर तुम्हें इस सब से क्या परेशानी है? मैंने हैरान होते हुए आलोक की तरफ देखा और पूछा, क्या आपको इस सब में कुछ भी अजीब नहीं लगता? आखिर एक लड़की एक घोड़े के साथ किस तरह से? मैं आगे नहीं बोल पाई क्योंकि ऐसी बात शर्म के मारे मैं मुंह से नहीं निकाल सकती थी। फिर वह कहने लगा कि वह बचपन से ही यह सब देखता आया है और सारे गांव वाले हमेशा से इस रस्म को निभाते आए हैं। इस वजह से उसे यह सब ना तो अजीब लगता है और ना ही बुरा। जमींदार बहुत अच्छे इंसान हैं और अगर उन्होंने यह परंपरा बनाई है तो ज़रूर इसके पीछे कोई खास वजह रही होगी। शायद इसी तरह औरतें अपने पति को खुश करना सीखती हैं। इसीलिए तो गांव की सारी औरतें शादी के बाद अपने पति की इज्जत करती हैं और उनको किसी भी तरह की शिकायत का कोई मौका भी नहीं देती हैं। जमींदार का घोड़ा अभी भी बहुत खूबसूरत और चाहने वाला है। उसके साथ किसी भी लड़की को कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। मैंने गुस्से में आलोक से कहा कि क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि जब लड़कियां वापस आती हैं तो उनकी हालत कैसी होती है? आलोक कहने लगा कि मर्द को खुश करना मुश्किल काम है, तो यह सीखने के लिए कुछ तो तकलीफ आखिर उठानी ही पड़ेगी ना। आलोक की बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि इस गांव का हर इंसान इस बात का इतना आदी हो गया है कि उसमें उन्हें कुछ भी गलत दिखाई नहीं देता। आखिर कौन सा ऐसा आदमी होगा जो यह बर्दाश्त करेगा कि उसकी होने वाली बीवी उससे पहले घोड़े के साथ कुछ पल बिताए। आलोक मेरे गुस्से को देखते हुए मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। उसकी बातें बहुत ही अच्छी और मीठी मीठी थीं। जिस अंदाज में वह मुझसे बातें कर रहा था, मेरा दिल भी उसके लिए प्यार पैदा होने लगा। यह मेरे लिए पहली बार था। जाते जाते आलोक बोला कि अपने दिल से उस घोड़े का डर बिल्कुल ही निकाल दो, क्योंकि जल्द ही मैं अपने माता पिता को तुम्हारे घर भेजने वाला हूँ। मैंने हैरान होते हुए उससे पूछा, क्यों? तुम्हारे माता पिता को मेरे घर में क्या काम? तो मेरी नासमझी पर आलोक हंसते हुए बोला, उम्र में भले ही तुम बड़ी हो, लेकिन अकल तो अभी भी तुम्हारी छोटी बच्ची जैसी है। और फिर वह वहाँ से चला गया। थोड़ी देर सोचने के बाद जैसे ही उसकी बात मुझे समझ में आई, मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक पढ़ा लिखा नौजवान अकाउंटेंट मुझ पर अपना दिल हार बैठेगा और मुझसे शादी करने की बात सोचेगा। कुछ देर तो मैं आलोक से शादी की बात को लेकर खुश हुई, लेकिन फिर जैसे ही घोड़े का ख्याल मेरे मन में आया, मेरी फिर से शादी के नाम से जान निकलने लगी। मैं आलोक के साथ अपनी ज़िंदगी तो गुजारना चाहती थी, लेकिन उस घोड़े के साथ वह रस्म नहीं करना चाहती थी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे चेहरे पर जो अजीब सी मायूसी थी, उसे मेरे पिताजी ने पहचान लिया। मेरे पिताजी बहुत नरम दिल के थे और हमेशा ही वह मुझसे दोस्तों की तरह पेश आते थे। जब पिताजी ने मुझसे मेरी परेशानी का कारण पूछा तो मैंने उन्हें आलोक के बारे में सब कुछ बता दिया और फिर मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि मैं आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती थी। मेरी बात सुनकर पिताजी तो खुशी से झूम उठे और कहने लगे कि वह लड़का तो बहुत पढ़ा लिखा और एक नेक इंसान है। ऐसे लड़के का रिश्ता तो बहुत ही किस्मत से मिलता है।
अगर आलोक के माता पिता मेरे घर तुम्हारे रिश्ते के लिए आए तो मैं उन्हें कभी भी मना नहीं करूँगा। और रही बात घोड़े के साथ रस्म की, तो बिटिया तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। आज तक उस घोड़े ने किसी भी लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। वह घोड़ा तो बहुत ही प्यारा है और हर वक्त जमींदार के अस्तबल में बंधा रहता है। पिताजी की बात सुनकर मैं कुछ देर सोच में पड़ गई। अब मैं बहुत असमंजस में थी। सारी रात मैं अपने आप से एक जंग जैसी लड़ती रही, क्योंकि मैं शादी करना तो चाहती थी लेकिन बिना रस्म के। लेकिन आखिर यह सब कैसे संभव हो पाता। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया जिससे मैं इस परंपरा से बच सकती थी। फिर जब अगले दिन आलोक मुझसे मिलने के लिए खेत पर आया तो वह बोला कि शाम को मेरे माता पिता तेरे घर आएंगे। मैंने धीरे से आलोक से पूछा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी शादी इस गांव में ना हो। मेरा भाई शहर में रहता है और आप भी तो अपने काम के लिए शहर आते जाते रहते हैं। तो अगर मैं अपने भाई के पास चली जाऊं और आप भी वहीं आकर मुझसे शादी कर लें तो कैसा रहेगा। आलोक मेरी तरफ देखते हुए बोला, लगता नहीं है कि तुम एक गांव की लड़की हो, क्योंकि गांव की लड़कियां तो बहुत बहादुर होती हैं। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए तुम्हारी बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारा रिश्ता आज शाम को जब तय हो जाएगा तो तुम अगले हफ्ते शहर के लिए निकल जाना। मैं भी अपने माता पिता को लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगा। आलोक के मुंह से यह बात सुनकर तो मैं बहुत खुश हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर हो गई थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी आसानी से मेरी बात मान जाएगा। मुझे लगा कि अब मैं इस रस्म से बच जाऊंगी, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। मुझे भी इस परंपरा से गुजरना ही था। जब मेरा और आलोक का रिश्ता तय हो गया तो मैंने अपना सारा सामान बांध लिया और पिताजी मुझे रेलगाड़ी में बिठाने के लिए गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर लेकर चल दिए और वह मुझे समझाने लगे कि भाई मुझे रेलवे स्टेशन पर मिल जाएगा। गांव के रास्तों पर चलते हुए हम जैसे ही मुख्य सड़क पर आने वाले थे तभी वहां पर 2-3 गाड़ियां अचानक से हमारे सामने आकर रुकीं। पिताजी ने तुरंत ही मुझे अपना चेहरा घूंघट से ढकने के लिए बोला, क्योंकि वह गाड़ियों को देखते ही समझ गए कि यह जमींदार की गाड़ियां थीं। आज तक कभी भी मेरा जमींदार से आमना सामना नहीं हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। फिर तुरंत ही जमींदार गाड़ी से बाहर निकले और पिताजी ने उन्हें नमस्कार किया। मैंने भी उन्हें नमस्कार किया तो जमींदार ने पूछा कि यह कौन है और तू गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ क्यों जा रहा है। पिताजी ने डरते डरते बताया कि यह मेरी बिटिया है और मैं इसे अपने बेटे के पास शहर भेज रहा हूँ। जमींदार कहने लगा कि मुझे तो अभी तक यही पता था कि तेरा एक बेटा ही है। इसके बारे में तो मुझे आज तक पता ही नहीं चला। इतने में जमींदार का एक नौकर उनके करीब आकर कुछ कहने लगा, जिसे सुनकर वह गुस्से से बोले, तेरी बेटी 22 साल की हो गई और तूने अभी तक इसकी शादी नहीं की, और अब जब तू इसकी शादी कर रहा है तो इसे शहर भेज रहा है। हमारे गांव की लड़कियां कब से गांव से भागकर शादी करने लगी हैं। जमींदार के नौकर ने मेरे बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया। पिताजी डरते डरते कहने लगे कि ऐसी बात नहीं है जमींदार जी, इसकी शादी तो आपके ही अकाउंटेंट आलोक से हो रही है, लेकिन इसके भाई की इच्छा है कि वह इसे धूमधाम से विदा करे और शहर में थोड़ी बड़ी शादी करना चाहता है। जमींदार कहने लगे, वापस अपने घर की तरफ लौट जाओ। गांव की रस्म अदा करने के बाद उसे शहर भेज देना। चाहे जितनी बड़ी शादी करनी हो, लेकिन हमारे गांव की लड़की की शादी परंपरा के बिना नहीं होगी। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो हम तुझे बागी मानेंगे और तेरा इस गांव में जीना मुश्किल कर देंगे।
जमींदार की बातों ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं जिस परेशानी से बचकर गांव से भागना चाहती थी, अब मैं दोबारा उसी में फंस गई थी। अब तो यह किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था कि मैं इस रस्म से बच पाऊं, क्योंकि अब जमींदार को मेरी उम्र का भी पता चल गया था। पिताजी ने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और फिर वह मेरा हाथ पकड़कर वापस घर ले आए। पिताजी जब घर आए उसके बाद भी वह बहुत डरे हुए थे कि कहीं जमींदार उनके खिलाफ कोई फैसला गांव में न सुना दें। मैंने पिताजी से कहा कि आप मेरी वजह से परेशान ना हो, मैं अब इस रस्म के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे पिता पर कोई मुसीबत आए, इसलिए मैंने यह फैसला कर लिया कि अब मैं खुद को उस घोड़े के हवाले कर दूंगी। 3 दिन के बाद मुझे उस रस्म के लिए जाना था और उससे एक दिन पहले आलोक मुझसे मिलने के लिए आया। वह थोड़ा उदास था और बोला कि जमींदार बहुत गुस्से में है कि मैं उनका नौकर होते हुए भी उनसे अपने रिश्ते की बात छुपा रहा था। फिर आलोक मुझसे कहने लगा कि तुम बेफिक्र रहो और इस रस्म को बिना डर के निभाओ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आलोक फिर वापस चला गया। मुझे घबराहट के मारे पूरी रात नींद ही नहीं आई। फिर अगले दिन सुबह मुझे रस्म के मुताबिक दुल्हन की तरह सजाकर ले जाया गया। जब मैं रस्म के लिए जा रही थी तो बार बार मेरी आंखों के सामने गुंजन का वह हाल घूमने लगा जो घोड़े ने उसके साथ किया था। वह बात अब तक मेरे दिमाग पर बुरी तरह बैठी हुई थी। जमींदार का एक नौकर मेरी तरफ आया और मुझसे घोड़े की तरफ जाने का इशारा किया। अब गांव के सारे आदमियों की नज़रें मुझ पर जमी हुई थीं। मैंने घूंघट से अपना चेहरा ढका हुआ था, लेकिन मुझे घूंघट के अंदर से जमींदार के पीछे खड़ा हुआ आलोक वहीं से नजर आ रहा था। मैं जैसे ही घोड़े के करीब पहुंची तो अचानक से वह अपनी जुबान से मुझे चाटने लगा। उसके छूने के एहसास से मैं इतना तेज डर गई कि मेरे हाथ पांव कांपने लगे। तभी उस घोड़े ने अपनी गर्दन को मेरे सर से रगड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि प्यार का इजहार कर रहा हो। गुंजन के साथ जब यह सब हो रहा था तो उसने तो चिल्ला चिल्ला कर पूरा माहौल भर दिया था, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी करके अपने बीमार पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैं हिम्मत बांधे हुए शांति से घोड़े की सारी हरकतों को बर्दाश्त करती रही। थोड़ी ही देर में जमींदार के एक नौकर ने मुझे जबरदस्ती घोड़े के ऊपर बिठा दिया और उसके बाद घोड़ा मुझे खुद ही लेकर गांव की दूसरी तरफ जंगल में लेकर भागने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मेरी ओढ़नी भी हवा से नीचे गिर गई और मेरी सांस भी बुरी तरह से फूल रही थी। मेरा उसके ऊपर बैठे रहना मुश्किल हो रहा था। घोड़ा जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचा, मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि कोई भी गांव का आदमी उस तरफ नहीं आता था और मैंने यह पहले सुन रखा था कि जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर होते हैं और इसीलिए किसी को भी उस तरफ आने की इजाज़त भी नहीं थी। लेकिन इधर घोड़ा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह लगातार भागे जा रहा था, ऐसे कि जैसे रोज ही वह यहाँ आता हो और उसे रास्तों का भी अच्छे से पता था। मैं कस के घोड़े की लगाम थामे रही। काफ़ी देर के बाद घोड़ा अचानक से रुका तो मैंने अपने चारों ओर नज़रें फैलाई। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही आलीशान सा घर बना हुआ था, जिसके आगे जाकर घोड़ा खुद ही रुक गया था। जब मैं वहां पहुंची तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं जैसे तैसे घोड़े से उतर पाई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे मैं क्या करूं। मेरे उतरते ही घोड़ा फिर से मुझसे प्यार का इजहार करने लगा था। कुछ देर मैं इधर उधर देखती रही कि तभी अचानक से एक दूसरे रास्ते से एक बड़ी सी गाड़ी आकर मेरे पास रुकी और फिर जब मैंने देखा कि उसमें से ज़मींदार उतर रहा है तो उसे जंगल में देख मैं हैरान रह गई थी कि वह यहाँ क्या कर रहा है। ज़मींदार मुस्कुराते हुए मेरे पास आया
और मुझे घूरते हुए देखने लगा। वह मुझे इस कदर देख रहा था कि उसकी नज़रें मेरे वजूद के आर पार जाती हुई मुझे महसूस हो रही थीं। मुझे बहुत शर्म आने लगी क्योंकि मेरी ओढ़नी पहले ही कहीं रास्ते में गिर चुकी थी और फिर मैं इस हालत में उनके आगे खड़ी थी। मेरा हुलिया भी घोड़े की तेज रफ्तार की वजह से बड़ा खराब हो चुका था। जमींदार मेरे करीब आया और अपने हाथों से मेरे बालों को चेहरे पर से हटाते हुए कहने लगा, इतनी खूबसूरत चीज़ तेरे बाप ने अब तक छुपा रखी थी और तूने भी अपनी थोड़ी सी उम्र निकाल दी। कम उम्र में अगर तू मेरे पास आती तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। जमींदार के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह ऐसा कुछ कह सकता है। और फिर एकदम से वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे उस घर के अंदर खींचते हुए ले जाने लगा। मैंने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत जमींदार से बहुत कम थी। लेकिन फिर भी मैं पूरी जोर आजमाइश कर रही थी और वह भी घर के बाहर से ही मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। मैं किसी भी तरह से जमींदार के घटिया इरादों का शिकार नहीं बनना चाहती थी। मैं इधर उधर मदद की उम्मीद में नज़र दौड़ाने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था सिवाय जमींदार के नौकरों के, जो उसकी गाड़ी में बैठे तमाशा देख रहे थे। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। अचानक ही उस घोड़े ने बड़े ही सही वक्त पर जमींदार के ऊपर हमला कर दिया और उसके सीने पर अपनी लातें बरसाने लगा। यह देख जमींदार के नौकर गाड़ी से उतरकर भागने लगे और घोड़े ने गुस्से में आकर कुछ ही मिनट में उस जमींदार का किस्सा ही खत्म कर दिया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। यह सब देखकर जमींदार के नौकर और मैं हक्का बक्का रह गए। जैसे ही घोड़े का गुस्सा खत्म हुआ तो वह एक बार फिर से मेरे पास आया और मुझे अपनी जुबान से चाटने लगा। यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं समझ ही नहीं पा रही थी। उस घोड़े ने मेरी खातिर अपने ही मालिक को मार दिया, लेकिन क्यों? तभी जमींदार का एक नौकर मेरे पास आया और उसने अपने कंधे पर पड़ी साल मेरे ऊपर डाल दी और कहने लगा कि वह लोग आज तक मजबूरी में यह सब बर्दाश्त करते आए थे। उन दोनों को जमींदार के इस घिनौने काम के बारे में बहुत पहले से पता था कि वह इस परंपरा की आड़ में किस तरह से गांव की लड़कियों को अपना निशाना बनाता आया है और अपनी इच्छा पूरी करने के बाद शाम को वह उन लड़कियों को डरा धमका कर गांव की तरफ वापस भेज देता है, जिसकी वजह से कोई भी लड़की जमींदार के खिलाफ कभी भी अपना मुंह नहीं खोल पाती थी। यह घोड़ा भी जमींदार का वफादार घोड़ा था, जो उनके कहे अनुसार ही लड़कियों को यहाँ तक लेकर आता था। लेकिन मेरी बारी में न जाने क्यों उसने अपने मालिक से नहीं बल्कि मेरे साथ अपनी वफादारी निभाई थी और मेरी शादी के पहले ही यह राज खुलकर मेरे सामने आ गया था। उसके बाद उन दोनों ने मुझे शाम तक वहीं पर रोक कर रखा और जंगल से लकड़ियों को इकट्ठा करके जमींदार को वहीं जला दिया। जैसे ही शाम हुई मुझे घोड़े के ऊपर बिठाकर गांव की तरफ भेज दिया गया था ताकि गांव वालों को कोई भी शक ना हो। मुझे बिल्कुल सही सलामत देखकर मेरे पिताजी बहुत खुश हुए थे। अगले दिन पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैला दी गई कि जमींदार किसी काम से जंगल की ओर गए थे और वहां उन पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया और उनका मांस नोच कर पूरा खा गए और बाकी बचा कुचा खींचकर जंगल की ओर अंदर ले गए। ये खबर सुनकर गांव वाले समझ गए कि अब जमींदार कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन हकीकत क्या थी यह मैं अच्छे से जानती थी और अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत थी। जमींदार के दोनों नौकरों ने मुझसे वादा लिया था कि मैं यह बात कभी भी किसी के आगे नहीं कहूँगी कि सच्चाई क्या थी, नहीं तो गांव की सारी लड़कियों के बसे बसाए घर उजड़ जाएंगे, क्योंकि वह सब शादी से पहले जमींदार का शिकार बन चुकी थीं। 4 दिन के बाद मेरी और आलोक की शादी हो गई। शादी की पहली रात आलोक ने मुझसे पूछा कि तुम्हें घोड़े ने कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई थी ना? मैंने तुरंत कहा नहीं, उसने तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया।
आलोक ने कहा, दरअसल वह घोड़ा उसका था, जो बहुत खूबसूरत था, इसलिए जमींदार ने घोड़े को आलोक से ले लिया था। लेकिन वह घोड़ा शुरू से ही आलोक का वफादार था और एक रात पहले ही आलोक ने घोड़े को यह बात अच्छे से समझा दी थी कि वह मुझे बिल्कुल भी परेशान न करे, बल्कि मेरा ख्याल रखे। घोड़ा ऐसा जानवर है जो अपने मालिक की हर बात को अच्छी तरह से समझता है। मैं भी अपने घोड़े को जो बात समझा देता हूँ, वह फौरन ही समझ लेता है। इसीलिए मुझे यकीन था कि वह तुम्हें एक खरोच तक नहीं आने देगा और सही सलामत वापस पहुंचा देगा। आलोक की बात सुनकर अब मुझे पता चला कि घोड़े ने आखिर ऐसा क्यों किया। उसके बाद मैंने और आलोक ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।